एक बार फिर से आपका बड़े ही गर्म जोश से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, इसरो ने वैकेंसी निकाली है। इसरो की एक संस्था है, इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड ICRB ने 6 तरह की वैकेंसी निकाली है। अब वो 6 तरह की कौन कौन सी हैं? रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स की हैं, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट्स की हैं, अपर डिवीजन क्लर्क है और स्टेनोग्राफर की है। ये 6 तरह की पोस्ट इसके अंदर निकाली। ठीक है, जो पहली पोस्ट है सहायक असिस्टेंट की। इसकी टोटल जो पोस्ट है, अलग अलग जोन के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली है। जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, OBC के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, SC के लिए अलग, ST के लिए अलग, EWS के लिए अलग है। और इसके अंदर है टोटल कितनी पोस्ट है? लगभग 300। जो टोटल पोस्ट है वो 339 पोस्ट है। कितनी है? 339। फिर है सेकेंड नंबर की जो पोस्ट है कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट्स। इसकी जो टोटल पोस्ट है, अलग अलग जोन में है ये भी, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 153। कितनी है? 153 है। फिर जो तीसरे नंबर की जो पोस्ट है अवर श्रेणी लिपिक यानी कि अपर डिवीजन कलर, 16 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की है 14। और अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त इस संस्थानों में बढ़ने हेतु सहायक यानी कि असिस्टेंट्स के लिए 3 पोस्ट है। और जो छठे नंबर की पोस्ट है वो भी जूनियर असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट के लिए है, इसकी एक ही पोस्ट है। ठीक है, तो ये तो 6 तरह की पोस्ट है, अलग अलग जोन के लिए अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग जो कैटेगरी है उसके लिए हिसाब से भी पोस्ट दे रखी है। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव क्या होना चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो सहायक असिस्टेंट्स अपर डिवीजन कलर पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 के लिए 60% न्यूनतम ग्रेजुएशन आपके होनी चाहिए। इसके लिए भी 60% न्यूनतम आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। पोस्ट नंबर 1, 3, 5 के लिए आपको कंप्यूटर पर अच्छा से कार्य करना आना चाहिए। जबकि जो बाकी की जो पोस्ट बच गई जैसे कि 2, 4, 6 उसके अंदर आपको 1 साल का स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसके अंदर अंग्रेजी के अंदर आपको 60 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी के अंदर आपको 60 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति आपकी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी के अंदर, और वही अंग्रेजी के अंदर। और कंप्यूटर पर कार्य करने की निपुणता आपको होनी चाहिए। हिंदी के अंदर नहीं है, केवल अंग्रेजी के अंदर ही है। और वो भी 1, 3 और 5 पोस्टों के 5 नंबर की पोस्ट के लिए नहीं है, 2, 4 और 6 नंबर की पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी इंग्लिश के अंदर। और 60 शब्द आपको 1 मिनट के अंदर आपकी मिनिमम स्टेनोग्राफी की आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए। आपकी लिखित परीक्षा होगी पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 के लिए 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और जो सब्जेक्ट होगा वो पेपर विद ए ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स विद कंपेंसेशन टाइम एज एप्लीकेबल। PWBD कंटिन्यूस के लिए वो तो अलग ही होता है। ठीक है, सिलेबी एंड पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट एंड एक्सेल फर्स्ट के अंदर हम देख लेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी होनी चाहिए? जो अनारक्षित श्रेणी है उसके लिए 50% अंक। ठीक है, दोनों के अंदर ही 50% है, 2, 4, 6 और 1, 3, 5 के लिए। और अधिसूचित और आरक्षित रिक्तियों के प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? 40%। तो ये आपको ध्यान रखें, मतलब जनरल के लिए आपको 50% अंक लाने हैं और आपको अगर OBC है, SC ST में आते हो तो आपको 40% अंक लाने हैं टोटल के। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, दोनों में ही होगा स्किल टेस्ट। ठीक है, और स्किल टेस्ट के अंदर आपको कौशल परीक्षा, कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा पैटर्न अनुबंध 3 में दर्शाया गया है, वो अपन देखने वाले हैं। उत्तीर्ण होने का मापदंड क्या होना चाहिए? अनारक्षित मतलब जनरल के लिए आपको 60% अंक लाने हैं, जबकि आरक्षण वाले श्रेणी के कैटेगरी वालों को 50% अंक लाने हैं। दोनों के अंदर ही सेम आपको दे रखा है। उसके बाद उत्तीर्ण होने का मापदंड मैंने आपको बता ही दिया है। अनारक्षित के लिए 60 और जनरल के लिए 60 है, और जो आरक्षित कैटेगरी है, ठीक है, उनके लिए 50% अंक आपको लाने हैं। आंसू लिपि परीक्षा स्टेनोग्राफी टेस्ट आपको जिसके अंदर है जनरल के अंदर यानी कि अनारक्षित श्रेणी के लिए आपको 10% त्रुटियां ही अधिकतम आपकी मान्य होगी। अगर 10% से अधिक आपकी त्रुटि पाई जाती है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और अधिसूचित यानी कि जो कैटेगरी वाली जो पोस्ट है जैसे कि OBC हो गई, SC हो गई, ST, इसके अंदर आपके 12%, ठीक है, 12% की गलतियां त्रुटियां अधिकतम आपकी मानी जाएगी। इससे अधिक अगर आपकी त्रुटियां होती हैं आरक्षित श्रेणी के अंदर तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक है, तो अंतिम जो चयन होगा वो आपका अंतिम चयन कौशल परीक्षा में अहर योग्यता पाए जाने वाले अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में से प्राप्तांक के आधार पर होगा। तो ये आपको दोनों के अंदर ही है सेम। और लिखित परीक्षा के अंकों में बराबरी टाई होने की स्थिति में आवश्यकता के आधार पर एक के बाद एक लागू किए जाने वाले निम्नलिखित टाई ब्रेकरों के आधार पर अभ्यर्थियों की पारस्परिक
योग्यता निर्धारित की जाएगी। अब जैसे वो हो सकता, जैसे लिखित परीक्षा में सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति क्षमता में प्राप्तांक कितने आए हैं, जन्म तिथि ज़्यादा आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखते हैं, तो ये तो आपको सब लोगों को पता ही होता है कि अगर टाई हो जाता है, जिसके टाई का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपको 200 में से 120 मिले और दूसरे को भी 120 मिले तो वो टाई हो गया। लेकिन जैसे जन्म तारीख है, जिसकी ज़्यादा जन्म तारीख होगी उसको पहले लिया जाएगा, ठीक है, और आयु वाले, जन्म तिथि, वो सारे ऊपर रखते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वेतन भत्ते, तो वेतन आपका 25,500 यानी कि 25,500 मूल वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा आपको नियमों के अनुसार जो भी महंगाई भत्ता है वो सारी चीज़ आपको मिलेगी।